नमस्कार दोस्तों। वेन डायग्राम के पहले पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि वेन डायग्राम क्या होता है और इसके रिलेशंस को कैसे बनाया जाता है, और हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी किए थे। अब हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें कुछ प्रैक्टिस के सेट हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, और जो वेन डायग्राम का अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वेन डायग्राम के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। यूपीपी हो, रेलवे हो या फिर एसएससी के कोई एग्जाम हो, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज जरूर देखा गया है। तो आइए बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सोना, चांदी और गहने। क्या है? सोना है, चांदी है और गहने हैं। सोना, चांदी और गहने। तो देखिए, सोना भी एक अलग धातु है और चांदी भी एक अलग धातु है। क्या कोई सोना चांदी हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। सोना भी एक अलग चीज है और चांदी भी एक अलग चीज है। यानी जो पहले वाले का डायग्राम बनेगा, सोना अलग है, चांदी अलग है, सोना अलग है और चांदी अलग धातु है। लेकिन गहना, जरा ध्यान से समझिएगा, क्या सारे गहने सोने के होते हैं? क्या सारे गहने चांदी के ही होते हैं? नहीं, कुछ कटलरी भी होती है, नगों के होते हैं, नकली होते हैं। ज्वेलरी जो होती है नकली वगैरह, वो भी तो गहने ही हैं। तो सारे गहने ना तो सोने के होते हैं, ना ही सारे गहने चांदी के होते हैं। इसलिए इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? ऐसा होगा। गहना क्या होगा? हाँ, कुछ गहने सोने के जरूर होंगे और कुछ गहने चांदी के जरूर होंगे, लेकिन सारे हों ये संभव नहीं है। आगे समझिए, जल, नमक और चीनी। जल, नमक और चीनी भी आपस में सब अलग अलग हैं। ऐसा कोई नहीं समझेगा कि पानी लिया, चीनी डाला, नमक डाला, घोल दिया। ऐसा नहीं है। जल एक अलग चीज है, नमक एक अलग है और चीनी भी अलग है। यानी तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। जल, नमक और चीनी। जल, नमक, चीनी, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ई, पुरुष और डॉक्टर। बढ़ई, पुरुष और डॉक्टर। बढ़ई, पुरुष और डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर भी एक पेशा है, वो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रहते हैं। अब बढ़ई भी एक पेशा, अपनी दुकान पे या घरों में जाके काम करने का काम करते हैं। तो जो डॉक्टर है वो इलाज करने का काम करते हैं। बढ़ई जो होते हैं लकड़ी वगैरह के सामान बनाने का काम करते हैं। तो पेशा के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर और बढ़ई दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। डॉक्टर और बढ़ई दोनों अलग अलग चीजें हैं। और तीसरा क्या है? पुरुष। पुरुष, क्या जितने डॉक्टर हैं सब पुरुष हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई। सारे डॉक्टर तो पुरुष नहीं होते हैं और सारे पुरुष जो है वो बढ़ई नहीं होते। कुछ लड़कियां भी तो बढ़ई हो सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है, अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे। ठीक है, कुछ लड़कियां भी बढ़ई हो सकती हैं। तो इस बात को समझ के चलिएगा, इसमें कुछ का संबंध होगा कि पुरुष, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, हाँ, कुछ महिलाएं भी तो डॉक्टर होंगी, और कुछ पुरुष जो होंगे वो बढ़ई होंगे और कुछ महिलाएं भी बढ़ई हो सकती हैं। इसकी संभावना प्रबल है। चौथा, महिलाएं, डॉक्टर और कवि। महिलाएं, डॉक्टर और कवि। देखिए, महिलाएं, डॉक्टर और कवि में क्या संबंध है? देखिए, जितनी महिलाएं हैं वो सब के सब डॉक्टर तो हो नहीं सकती। तो महिलाओं में और डॉक्टर में कुछ का संबंध है। महिलाएं और डॉक्टर दोनों में कुछ का संबंध है। जितनी महिलाएं वो तो डॉक्टर नहीं हो सकती ना, लेकिन कुछ महिलाएं जरूर होंगी जो डॉक्टर होंगी। और क्या है? कवि। कवि एक तरह से गुण है, एक तरह से टैलेंट है। वो भाई गुनगुनाना वगैरह तो जरूरी है, जो प्रोफेशनली गुनगुना रहा है वही है, ऐसा नहीं है। कविता करने का शौक किसी को भी हो सकता है। तो इसमें जो रिलेशन होगा कुछ का होगा, कुछ का होगा। कुछ महिलाएं कवि होंगी, कुछ डॉक्टर कवि होंगे। और ये जो रीजन है, क्योंकि ये कविता का एक शौक होता है, तो कविता एक टैलेंट है। तो जो ये जो रीजन है, यहाँ वो लोग आएंगे जहां पर सभी जितनी भी महिलाएं होंगी, मतलब महिलाएं और डॉक्टर भी होंगे और वो कवि भी होंगी। यानी ये जो रीजन है महिलाओं, डॉक्टर और कवि तीनों के लिए है। ठीक है, नंबर 5 समझते हैं वेन डायग्राम इसका क्या हो सकता है। पिता, पुरुष, खिलाड़ी। पिता, पुरुष और खिलाड़ी। जरा बताइए, पिता, पुरुष और खिलाड़ी का क्या होगा? पिता, पुरुष और खिलाड़ी का क्या होगा? देखिए, पिता, पुरुष और खिलाड़ी के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, जितने पिता हैं
वह सब के सब क्या है, एक प्रकार से पुरुष हैं। जितने पिता हैं वह सब के सब एक प्रकार से पुरुष हैं। लेकिन खिलाड़ियों के केस में देखिए, जितने भी पिता हैं, देखिए पुरुष वर्ग बहुत बड़ा है और उसके अंदर सभी पिता आते हैं। जितने भी पिता हैं वो सब के सब पुरुष तो होंगे ही होंगे। और खिलाड़ी के केस में क्या सभी पिता खिलाड़ी होंगे, क्या सभी पुरुष खिलाड़ी होंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। यानी इस केस में कुछ का संबंध बनता है। हाँ, कुछ पिता होंगे जो खिलाड़ी होंगे, एक खिलाड़ी के गोले को क्रॉस करेंगे हम। कुछ पिता जो होंगे खिलाड़ी होंगे, ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर हुए, ये सब जो पिता भी हैं और खिलाड़ी भी हैं और पुरुष भी हैं। तो कुछ पुरुष भी खिलाड़ी होंगे, जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो पुरुष है लेकिन वो खिलाड़ी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो जरा इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको 6वां नंबर है, दिया गया है गायक, लड़के और नर्तक। गायक का मतलब होता है जो गाना गाते हो, नर्तक का मतलब होता है जो नाचते हो, और लड़कों का मतलब तो लड़के ही हैं। तो समझिए इसके अंदर का जो वेन डायग्राम होगा कैसा होगा। देखिए, क्या एक बात बताइए आप मुझे, जितने गायक हैं क्या वो नर्तक नहीं है? नहीं, सारे नहीं हो सकते भाई। सारे गाना गाने वाले लोग जो है वो नर्तक हो सकते हैं क्या? नाचने वाले हो सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ होंगे जो गाना भी अच्छा गाते होंगे और नाचते भी अच्छा होंगे, तो उसमें कुछ का संबंध हो गया, यानी गायक और नर्तक, इसमें कुछ का संबंध हो गया। और लड़के, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो गाना गाते होंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो नर्तक होंगे, और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो गाना भी गा लेते होंगे, नाच भी लेते होंगे और वो लड़के भी हैं। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी और ईमानदार विद्यार्थी। जैसे एक स्कूल है, उसमें विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ विद्यार्थी क्या है, होशियार हैं, और कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं। तो होशियार विद्यार्थी और ईमानदार विद्यार्थी में क्या संबंध हो सकता है? जैसे ये 6वां है और ये 7वां की मैं बात करूं, देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ईमानदार होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो होशियार होंगे, अब कुछ ऐसे भी तो होंगे जो ईमानदार और होशियार दोनों हों। अच्छा, लेकिन है तो सबके सब विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों का गोला एक बड़ा हो। सभी विद्यार्थियों में कुछ ईमानदार होंगे, कुछ होशियार विद्यार्थी होंगे, कुछ ईमानदार विद्यार्थी और कुछ होशियार विद्यार्थी होंगे। तीसरी बात करते हैं, मतलब 8वीं, कारखाना मशीनरी उत्पादन। देखिए इस बात को बड़े सावधानी से समझिएगा बाबू। कारखाना मशीनरी उत्पादन, कारखाना मशीनरी उत्पादन। देखिए उत्पादन का मतलब क्या होता है, जो मशीन से प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाता है। और मशीनरी का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। तो उत्पादन का मतलब पहनने वाला कपड़ा हो गया, खाने वाली वस्तुएं हो गई। क्या मशीन और उत्पादन में कोई रिलेशन है? ऐसा मत सोचिए कि उसी से बन के आ रहा है। मशीन एक अलग व्यवस्था है, पंखा हो गया, टीवी हो गई, सब मशीन है। मशीन एक अलग व्यवस्था है और उत्पाद एक अलग व्यवस्था है। जैसे खाने वाली चीजें होगी, पहनने वाले हो गई, ठीक है, ये सब अलग है। तो मशीन अलग है और उत्पाद अलग है। कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मशीन में और उत्पाद में रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। भले ही मशीन से बना, मशीन ने बनाया हो उत्पाद, और रहते तो दोनों कारखाने में हैं। हाँ, कुछ मशीनें हैं जो बाहर भी रहती हैं, लेकिन अगर कारखाने के केस में कहा गया है तो ये कारखाने में मशीनें भी रहेंगी और उत्पाद भी वहीं पर होगा, वहीं पर उत्पाद होगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिएगा मशीन घर ला के रख लिए, ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना है इसे। कारखाने में कुछ मशीनें होंगी, कुछ उत्पाद होंगे, लेकिन उत्पाद और मशीनें दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। 9वीं बात करते हैं, जनरल, कर्नल और सैनिक। सैनिकों के ग्रुप में जनरल एक पद होता है और कर्नल भी एक पद होता है। जनरल भी एक पद है, कर्नल भी एक पद है। मतलब सैनिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, भारतीय सेना हो या किसी भी जगह की सेना हो, सैनिकों का एक ग्रुप है, लेकिन इसमें जर्नल एक अलग व्यवस्था है। जर्नल एक अलग पद है और कर्नल
एक अलग पद है, कर्नल एक अलग पद है। कर्नल अलग होता है पद, और जनरल क्या होता है, पद अलग होता है। एक और है ब्रेड आटा गेहूं, ब्रेड आटा गेहूं, बनाइए इसे, बनाइए फटाफट। बना लिया है आप लोगों ने? क्या है, ब्रेड, ये बचा ना लास्ट एक, हाँ क्या, ब्रेड आटा और गेहूं। देखिए ब्रेड आटा गेहूं क्या है, गेहूं से बनता है आटा और उस आटे से बनाया जाता है ब्रेड। कोई ऐसा नहीं समझेगा कि ब्रेड एक अलग चीज है, आटा अलग है और गेहूं अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। गेहूं से बनाया जाता है आटा और आटे से बनाया जाता है ब्रेड। तो इसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पहले होगा गेहूं, उसके अंदर आएगा आटा और आटे से बनाया जाता है ब्रेड। ब्रेड एक प्रोडक्ट है जो सारे आटाओं से, आटा से मिलके बनाया जाता है और आटा गेहूं से मिलके बनता है। तो ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। तो देखिए मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करा दिए, 40-50 क्वेश्चन के लगभग में प्रैक्टिस आपको कराई मैंने। तो जब आप प्रैक्टिस इसको करेंगे ना, देखिए आप अपने आप को कब उस लायक बना पाएंगे, जब आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे। अब मोर देन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो भाई कुछ किताबें मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं। जैसे एक केपी सिंह की किताब आती है स्पेशल रीजनिंग के लिए, वो बेसिक से लेकर एडवांस तक की है। अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो भाई अब देखिए किताबें जो किताबें हैं वो तो आप ले लिए। अच्छा कुछ ऐप ले लें, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का प्ले स्टोर पे बहुत सारा ऐप अवेलेबल है रीजनिंग के नाम से, आप उठाएं, उसमें टॉपिक सेलेक्ट करें और टॉपिक सेलेक्ट करके उसको सॉल्व करना चालू कर दें। समझ रहे मेरी बात? जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन ही ना चाहिए, 2-2,500 क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, बारी बारी से लाइन लाइन से चेक करते जाइए। जैसे रीजनिंग के नाम से है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट के नाम से है, उसमें भी थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखेंगे रीजनिंग के कुछ ऐप्स हैं, तो वहां से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, जरा इन्हें सब नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। नोट करिए। तो आगे चलते हैं और वेन डायग्राम के सेकेंड टाइप के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड टाइप किस तरह का है, इस बात को समझिए। उसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां लिखा गया नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें। इस तरह की आपको आकृति दी जाएगी और कहा जाएगा इसका अध्ययन करिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको बड़े कायदे से, बड़े एकदम ध्यान से इनके डायग्राम को पढ़ना है, समझ लेना है। उसके बाद एक लाइन को, मतलब एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर को ढूंढना है और आंसर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मतलब सबसे पहले हमें इस डायग्राम की स्टडी करनी है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो चतुर्भुज है, जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुभवियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अनुभवी लोग हैं। ये जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह अध्यापकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सर्किल है, वृत्त है, वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमान लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमान लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में ऐसा कौन सा अंक है, अंक के बारे में पूछा गया है, ऐसा कौन सा अंक है जो अनुभवी अध्यापकों को दर्शाता है। मतलब वो अध्यापक भी होंगे और क्या होंगे, अनुभवी भी होंगे। तो अनुभवी के लिए इस वाले रीजन से हमको मिलना चाहिए और अध्यापक मतलब टीचर के लिए इस वाले। मतलब जो अनुभवी का मतलब रेक्टेंगल और अध्यापक का मतलब ट्रायंगल, मतलब चतुर्भुज और त्रिभुज से मिलके जो अंक बना हो। तो ऐसा कौन सा अंक है जो स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है, त्रिभुज में भी है, ऐसा कौन सा अंक है? तो देखिए ये देखिए, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये कहाँ है, चतुर्भुज में भी है और कहाँ है, त्रिभुज में भी है। ये 2 भी है, लेकिन 2 कहां चला गया है, 2 बुद्धिमान में भी चला गया है, क्योंकि ये सर्किल में भी आ गया है और हमसे केवल अनुभवी और अध्यापक पूछा है। तो केवल 4 ही एक ऐसा अंक है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुभवी को भी और अध्यापक को भी। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा अंक 4। अच्छा दूसरी बात समझिए, चित्र में कौन सा ऐसा अंक है जो सभी बुद्धिमानों को बताता है।
चित्र में ऐसा कौन सा अंक है जो सभी बुद्धिमानों को बताता है, सभी बुद्धिमानों को बताता है। तो बुद्धिमान मतलब ये जो सर्किल में आएंगे वो सब के सब बुद्धिमान होंगे, और जितने बुद्धिमान है सबको बताना है। तो देखिए सर्किल के अंदर ये जो भी अंक आ रहे हैं ये सब के सब बुद्धिमान है, यानी 3, 2, 5 और 1 6। कितने लोग बुद्धिमान हैं? 6 लोग बुद्धिमान हैं। कितने लोग बुद्धिमान हैं? 6। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? अंक 6। तीसरी बात करते हैं, जैसे दिया गया है क्या, ऐसा कौन सा अंक है जो बुद्धिमान, अध्यापक और अनुभवी, मतलब तीनों को दिखाने का काम करता है, जो बुद्धिमान भी हो, अध्यापक भी हो और अनुभवी भी हो। तो देखिए अनुभवी के लिए वो अंक कहाँ आना चाहिए? चतुर्भुज में आना चाहिए। अध्यापक होने के लिए वो अंक कहाँ आना चाहिए? त्रिभुज में आना चाहिए। और बुद्धिमान होने के लिए वो अंक कहाँ आना चाहिए? सर्किल में भी आना चाहिए, वृत्त में भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में आ रहा है? ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में आ रहा है? तो इस अंक 2 को देखिए आप ध्यान से। देखिए ये त्रिभुज की बाउंड्री में भी आ रहा है, चतुर्भुज की बाउंड्री में भी आ रहा है और सर्किल की भी बाउंड्री में आ रहा है। यानी ये जो अंक 2 है वही इस प्रश्न का उत्तर है। यानी उत्तर की अगर हम बात करें, उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अंक क्या हो जाएगा? अंक 2। अंक 2 कितना? अंक 2। अंक 2 क्या दिखा रहा है? ऐसे लोगों को दिखा रहा है जो बुद्धिमान है और जो अध्यापक भी हैं। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन ने क्या कहा है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए जहां वर्ग पहलवानों को, गोला सैनिकों को और त्रिभुज किसानों को दर्शाता है। त्रिभुज किसानों को दर्शाता है, मतलब गोला जो है वह सैनिकों को, वर्ग जो है पहलवानों को और त्रिभुज जो है किसानों को दर्शाने का काम कर रहा है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला क्या है? ऐसे कितने आदमी हैं जो पहलवान हैं, सैनिक हैं एवं किसान हैं? कहने का मतलब पहलवान भी होने चाहिए, सैनिक भी होने चाहिए और किसान भी होने चाहिए, मतलब तीनों होने चाहिए। देखिए यहां ऐसा कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों के जोन में आ रहा है, जो तीनों के जोन में बैठ रहा हो? जैसे देखिए ये 14 है, ये जो 14 है ये देखिए सर्किल के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है, गोले के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। यानी 14 एक ऐसा अंक है जो सैनिकों को भी दिखा रहा है, पहलवान को भी दिखा रहा है, किसानों को भी दिखा रहा है। तो 14 आदमी ऐसे हैं जो क्या है? पहलवान भी है, सैनिक भी है और किसान भी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसे कितने पहलवान हैं? क्या है? पहलवान है जो किसान है। ऐसे कितने पहलवान है जो किसान है? यानी ऐसा अंक जो पहलवान मतलब वर्ग में भी होना चाहिए, क्योंकि वर्ग को पहलवान कहा गया है, वर्ग में भी होना चाहिए। और किसान मतलब किसान के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया है? त्रिभुज का इस्तेमाल किया गया है। यानी वर्ग में भी होने चाहिए और त्रिभुज में भी होना चाहिए, दो में ही होना चाहिए। यानी सर्किल में नहीं होना चाहिए, जो वृत्त है उसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ सैनिकों की बात नहीं की गई है। दूसरे क्वेश्चन में सैनिक के बारे में नहीं कहा गया है, यानी वो चीज सर्किल में नहीं होनी चाहिए, बाकी में होना चाहिए। तो देखिए ये है क्या? वर्ग। तो जो सर्किल वाला हिस्सा है पहले उसे हम छोड़ दे रहे हैं। जैसे ये देखिए छोड़ दिया हम लोगों ने, सैनिक तो नहीं होनेंगे, तो बनेगा कितना? 9। आप कितना कहेंगे? 9 कह देंगे और वहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर चिल्लाएंगे कैसे गलत हो गया? इस बात को बड़े कायदे से समझना होता है। ये जितना देखने में आसान लगता है उतना है भी, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझ पाए तब। जैसे कहा गया है पहलवान है और किसान है, पहलवान है और किसान है, ये थोड़ी ना कहा है कि सैनिक नहीं है। सैनिकों के बारे में ये थोड़ी ना कहा कि सैनिक नहीं है। अगर कहता सैनिक नहीं है तो पूरी तरह हम हटा देते सैनिकों को, लेकिन यहाँ सैनिक के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो 14 अंक जो है ये किसके में आ रहा है?
पहलवानों में भी आ रहा है, सैनिकों में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। यानी 14 और 9 ऐसे दो कॉमन डिजिट्स हैं जो पहलवान में भी आ रहे हैं और किसान में भी आ रहे हैं। यहां अगर ये बात कह देता सैनिक ना हो तब आपका 9 आंसर सही हो जाता बिल्कुल, लेकिन उसने सैनिक तो के बारे में चर्चा ही नहीं की है, बस कहा है पहलवान होना चाहिए और किसान होना चाहिए। इस बात के लिए आप बिल्कुल एकदम कायदे से इसे समझें। 14 ऐसे हैं जो पहलवान भी हैं और किसान भी हैं और सैनिक भी हैं, लेकिन सैनिक के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो क्या वो पहलवान किसान नहीं है? बिल्कुल, ये पहलवान भी हैं और किसान भी हैं। और प्लस 9 ये 9 क्या है? ये भी पहलवान है और किसान है। कुल मिला के कितना हो जाएगा? जोड़ा जाएगा तो इसे 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आदमी। 23 आदमी ऐसे हैं, 23 आदमी ऐसे हैं जो पहलवान और किसान हैं, जो पहलवान और किसान है। बहुत कायदे से इस बात को समझना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन, जो दी गई आकृति है इसे हमें ध्यान से देखना है, उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वही लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत केयरफुली हमें इस आकृति को देखना होता है। जहां कहा गया है जो ये त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रामीण नौजवानों को। मतलब जो गांव में नौजवान लोग रहते हैं, उनको दिखाने का काम ट्रायंगल कर रहा है। उसके बाद कहा गया है जो ये वर्ग है, ये बेरोजगार नौजवानों को दिखाने का काम कर रहा है। जो बेरोजगारी का जमाना है, उनमें बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको दिखाने का काम कौन कर रहा है? ये वर्ग कर रहा है। और तीसरी बात, शिक्षित जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको दिखाने का काम वह सर्किल कर रहा है, वह गोला कर रहा है, वह वृत्त कर रहा है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं? यानी गांव में ग्रामीण नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, वो कितने हैं? तो देखिए, ये ग्रामीण नौजवान है और ये क्या है? बेरोजगार नौजवान है। यानी वह ग्रामीण के एरिया में भी आने चाहिए और बेरोजगार के भी एरिया में आने चाहिए। तो 5 एक ऐसा अंक है और 4 एक ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। कई बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो शिक्षित में भी चला गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर शिक्षित को नहीं लेना होता तो यहां कहता लेकिन शिक्षित ना हो, ऐसी उसने कोई बात नहीं कही है। तो बहुत केयरफुली समझना होगा कि ग्रामीण के एरिया में, ये त्रिभुज में ये 5 भी आ रहा है, ये 4 भी आ रहा है और वर्ग में भी 5 4 कॉमन आ रहा है। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5 और 4 मिलाकर हुए कितने? 9 अंक, 9 लोग या 9 नौजवान ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं और बेरोजगार भी हैं, अगला क्वेश्चन, कितने ग्रामीण नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार हैं? कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित हैं और साथ ही बेरोजगार हैं? तो इस बात को समझेंगे। ग्रामीण नौजवान मतलब त्रिभुज में आना चाहिए, शिक्षित का मतलब गोले में आना चाहिए, और जो शिक्षित हैं और बेरोजगार भी हैं यानी वह त्रिभुज में भी आना चाहिए, सर्किल में भी आना चाहिए और वर्ग में भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में कॉमन है? तो वह अंक 5 है। ये जो 5 है, ये देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 लोग। क्या हो जाएगा? 5 लोग या 5 नौजवान हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवान, शिक्षित
और बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित है? शिक्षित बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित है? तो देखिए, ये शिक्षित के लिए है, ये बेरोजगार नौजवान के लिए है। तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है 5 और 6, 5 और 6, तो 6 और 5 कितने लोगों को 11 समझ में आ रहा है? कितने लोगों को 11 समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए यहां लोगों की संख्या को नहीं पूछा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि किसके द्वारा, कौन से ऐसे अंक हैं जो इन दोनों को दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी उत्तर इसका जोड़ के नहीं बताना है, हमें कैसे बताना है? देखिए, 5 ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार नौजवान भी हैं, 5 और कौमा, और 6 ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार नौजवान भी हैं। तो 5,6 इसका आंसर होगा, ना कि 11। उसमें 11 दिया रहेगा ऑप्शन में, 4 अगर ऑप्शन होंगे तो 4 में एक 11 भी होगा। और बच्चे यही चूक कर देते हैं, यही आप गलती कर देते हैं जब इस बात को नहीं समझते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझ पाएंगे कि कैसे हम तुलना के माध्यम से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। देखिए, कितने ग्रामीण नौजवान हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, यहां टोन प्लस करने की आ रही है कि कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। उन सबको जोड़ लीजिए, उन सबको जोड़ लीजिए। लेकिन अगर आप दूसरे वाले वही क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे कि शिक्षित बेरोजगार नौजवान, शिक्षित बेरोजगार नौजवान किसके द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, मतलब किन अंकों द्वारा प्रदर्शित किए हैं, यहां इस टोन की बात की गई है। यानी इसका उत्तर 11 ना होकर क्या होगा? 5,6 होगा। 5 क्यों? क्योंकि देखिए, 5 ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं, लेकिन बेरोजगार में भी तो आ रहे हैं। तो 5 ऐसे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं और नौजवान, और 6 ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, साथ ही साथ बेरोजगार नौजवान भी हैं। इसलिए उसका आंसर क्या होगा? 5,6। बहुत बारीकी से देखना होता है। जितना आसान आप कह देते हैं उतना आसान बिल्कुल ये है, लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जब कॉन्फिडेंस के चक्कर में रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस आपको हो जाता है, वहां गलती हो जाती है और वो गलती आपके लिए बहुत भारी साबित हो जाती है। तो बहुत कायदे से समझेंगे इस बात को। मैं आशा करता हूं आप इन सारी चीजों को मजे में समझ रहे होंगे और छोटे छोटे पॉइंट को नोट बना के कहीं साइड में लिख भी रहे होंगे। आइए और क्वेश्चन भी देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अंक ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर, क्या कह दिया? ना तो इंजीनियर और ना ही अच्छे प्रशासनिक हैं। ना तो वो इंजीनियर है, ना ही वो अच्छे प्रशासनिक है। ऐसे मालिकों को कौन सा अंक रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है। नोट में क्या लिखा गया है? ई जो है वो इंजीनियर के ग्रुप को क्या कहा गया है? ई कहा गया है। इंजीनियर्स के ग्रुप को ई कहा गया है, इंजीनियर्स के ग्रुप को ई। और एफ किसे कहा गया है? एफ अच्छे प्रशासकों को एफ कहा गया है, और जो केवल मालिक बनने का काम कर रहे हैं उन्हें जी कहा गया है। मालिकों को जी रखा गया है। अब क्वेश्चन ने ये कहा ना तो वो इंजीनियर हो, ना ही वो क्या हो? इंजीनियर हो, और ना ही क्या हो? प्रशासनिक हो। यानी इंजीनियर और प्रशासनिक दोनों नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोट। अगर नोट के हिसाब से देखें तो एफ का मतलब अच्छे प्रशासनिक, अच्छे प्रशासक, ई का मतलब इंजीनियर, ई का मतलब इंजीनियर, और जी का मतलब मालिक, जी का मतलब मालिक। तो कह रहे ना तो वो इंजीनियर होने चाहिए और ना ही वो प्रशासनिक होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? केवल मालिक होने चाहिए। तो देखिए, ई का जो जोन है वो ये है, इस जोन में नहीं होना चाहिए, और
एफ का जो जोन है वो ये है, यानी इस जोन में नहीं होना चाहिए। तो ये जोन भी हट गया, ये जोन भी हट गया। केवल दो ही एक ऐसा अंक बच रहा है, केवल दो ही एक ऐसा अंक बच रहा है जो ना तो ई के जोन में आ रहा है और ना ही एफ के जोन में आ रहा है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। समझ में आ गई होगी बात? ये 2 ही एक ऐसा अंक है जो ना तो ई के जोन में है और ना ही एफ के जोन में है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। विकेट आ गया क्या? एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है त्रिभुज डॉक्टर को दिखाता है, जो वर्ग है वो प्रोफेसर को दिखाता है, जो वृत्त है वो विवाहित व्यक्तियों को दिखाने का काम कर रहा है। यानी त्रिभुज जो है वो किसको दिखाने का काम कर रहा है? डॉक्टर्स को। जो वर्ग है वो प्रोफेसर्स को दिखाने का काम कर रहा है, और जो वृत्त है वो किसको दिखाने का काम कर रहा है? विवाहित व्यक्तियों को दिखाने का काम कर रहा है। विवाहित व्यक्तियों को दिखाने का काम कर रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? कौन सा अंक ऐसा जो डॉक्टरों को दिखाता है, कौन सा अंक ऐसा है जो डॉक्टरों को दिखाता है जो विवाहित नहीं है? इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर तो हो लेकिन उनकी शादी ना हुई हो, विवाहित ना हो। यानी देखिए, डॉक्टर तो त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज में जितने लोग आपको दिख रहे हैं वह सब के सब डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें से कहा गया है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो विवाहित नहीं हैं। तो इस बात को समझिएगा, विवाहित के लिए गोले में होना जरूरी है। तो गोला छोड़ दीजिए भाई, तो गोला छोड़ दीजिए। हमने गोला के सिंबल्स को छोड़ दिया, यानी ये तो वो लोग हैं 6, 5, 4, ये अंक उनको दिखा रहा है जिन जो विवाहित है। और अब देखिए 2 क्या है? ये तो प्रोफेसर को दिखाने का काम कर रहा है और डॉक्टरों को भी दिखाने का काम कर रहा है, और 3 केवल प्रोफेसर। बचा केवल अंक 1, अंक 1 बचा जो 1 है। ये 1 क्या है? ये उन लोगों को दिखा रहा है जो डॉक्टर तो हैं लेकिन जिनकी विवाह नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी एक ही ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट। फिर एक क्वेश्चन कैसा है? वो कह रहे हैं नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है, उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ, मतलब क्रिकेट तो खेले, साथ में फुटबॉल खेले और हॉकी भी खेलें। कहने का मतलब यह है ऐसे विद्यार्थियों को बताना है जो तीनों गेम खेलते हों, क्रिकेट भी खेलते हों, फुटबॉल भी खेलते हों और हॉकी भी खेलते हों। तो देखिए, हॉकी खेलने वाले ये हैं, क्रिकेट खेलने वाले यहां पर हैं और फुटबॉल खेलने वाले यहां पर हैं। इन तीनों डायग्रामों में एक ही ऐसा अक्षर है जो कॉमन दिख रहा है, एक ही ऐसा अक्षर है जो कॉमन दिख रहा है, वह अक्षर यस है। यस एकमात्र ऐसा अक्षर है जो तीनों डायग्रामों में बनने का काम कर रहा है, हॉकी में भी आने का काम कर रहा है, फुटबॉल में भी आने का काम कर रहा है और क्रिकेट में भी आने का काम कर रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एस विद्यार्थी, एस नाम का विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी है जो ऑलराउंडर है, हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलने का काम करता है। ठीक है, नोट करिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जो निम्न प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देने हैं, जिनमें देखिए 3 गोले हैं। एक गोला भौतिक विज्ञान को दर्शाने का काम कर रहा है, एक गोला रसायन विज्ञान को दर्शाने का काम कर रहा है और एक गोला आपको गणित दिखाने का काम कर रहा है। तो प्रश्न को देखते हैं और उससे यहाँ रिलेशन को समझेंगे। कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं और गणित भी पढ़ते हैं, यानी तीनों विषय पढ़ने का काम कितने लोग कर रहे हैं। तो देखिए
यहां देखिएगा बाबू, ये जो 17 है, देखिए ये भौतिक विज्ञान के भी अंदर आ रहा है, भौतिक विज्ञान के गोले में भी आ रहा है, रसायन विज्ञान के भी गोले में आ रहा है। भाई ये रसायन विज्ञान का गोला है ना, तो रसायन विज्ञान के भी गोले के अंदर आ रहा है, रीजन के अंदर आ रहा है, और मैथ्स के भी, गणित के भी रीजन में आ रहा है, और ये चारों तरफ से पैक हो चुका है। इसका मतलब 17 विद्यार्थी ऐसे हैं, 17 लोग ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ने का काम कर रहे हैं, जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा 17 विद्यार्थी। 17 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 17 विद्यार्थी। एक्चुअल में यहाँ लोग काट के विद्यार्थी कर लीजिएगा, विद्यार्थी, क्योंकि पढ़ने का काम लोग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप विद्यार्थी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल 2 विषय पढ़ने का काम करते हैं। 2 विषय मतलब समझिए, दिए कितने विषय हैं? 3, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। उनमें से 2 विषय का मतलब या तो वो मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, या मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो। इस चीजों को देखिए कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? वेन डायग्राम से इन चीजों को गिनना और समझना आसान है। आइए बात करते हैं। देखिए ये देखिए 12 को पहले देखिए, ये जो 12 है वो क्या दिखाने का काम कर रहा है? ये जो 12 दिखाने का काम कर रहा है, यानी ये फिजिक्स भी पढ़ते हैं और ये 12 लोग जो हैं वो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। यहां देखिए 6 को देखिए, 6 किसके किसके रीजन में आ रहा है? ये केमिस्ट्री के रीजन में भी आ रहा है और ये मैथ्स के रीजन में भी आ रहा है। यानी 6 लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। और यहां 5 को देखिए बाबू, देखिए बाबू 5 को, 5 ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और उन्हीं के साथ साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यानी 5 लोग यहाँ, 12 लोग यहाँ, 12 5 17 लोग और 6 लोग यहाँ हैं। 17 और 6 23 लोग हुए। कुल 23 लोग इस वेन डायग्राम में ऐसे हैं जो 2 विषय पढ़ना चाहते हैं, 2 विषय पढ़ना चाहते हैं। तो कितने लोग हैं भाई? कितने लोग हैं? कुल 23 विद्यार्थी ऐसे हैं, 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 विषय पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल, इस शब्द को बहुत गंभीरता से समझना है भाई, इस शब्द को बहुत गंभीरता से समझना है। केवल, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने का काम करते हैं, मतलब रसायन विज्ञान के सिवाय और वो किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये तो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये तीनों, ये 2, ठीक है। और ये 15 केवल ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल रसायन विज्ञान पढ़ने का काम करते हैं। तो यहां हो जाएगा 15 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी भाई? 15 विद्यार्थी। तो इस तरह से मैंने वेन डायग्राम के सेकंड लेक्चर को आपको बताया है कि कैसे आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। इसी तरह मेरे साथ आप बने रहें और चीजों को लाइन से, क्रम से सीखते चले। अगला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। देखिए कथन और निष्कर्ष के भी 2 से 1-2 क्वेश्चन के वेटेज हर एक एग्जाम में रहेंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पेट हो। इस तरह के एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिलता है। और ये चैप्टर सच में आसान है। कब तक आपको कठिन लगते हैं? जब तक आप पढ़ते नहीं हैं। जिस दिन आप अपने तरफ से सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई को लेके ना, उस दिन ये सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप एकदम मस्त रहें, हंसते रहें, खुश रहें।